बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो लास्ट टर्न पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे केसेस किए थे। एक लास्ट वेरिएशन और देख लेते हैं। एम आई ऑफ रेसिडुअल बॉडी। एम आई ऑफ रेसिडुअल बॉडी, है ना। किसी रेसिडुअल बॉडी का हमें एम आई निकालना है। तो रेसिडुअल बॉडी याद है हम लोगों ने ऐसा कहां पर किया था? सेंटर ऑफ मास में, कि किसी बॉडी से हम कुछ मास कट कर लेते हैं तो बची हुई बॉडी, दैट वी कॉल इट रेसिडुअल बॉडी, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, उसके हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था। अप्रोच क्या था? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले ओरिजिनल बॉडी का हमने निकाला था, अब उसमें से हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए भाई उत्कर्ष, ये आपका विश्वास है, बहुत बढ़िया। तो अब मान लीजिए कि रेसिडुअल बॉडी जो है हमारी जो भी होगी, पहले ओरिजिनल बॉडी का हम यहां पे क्या निकालेंगे, गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कट बॉडी का उसके बाद आई रेसिडुअल आ जाएगा। तो अप्रोच बच्चों यही होगा, आई रेसिडुअल, है ना। और यहां पे तो स्केलर क्वांटिटी है तो आपको कुछ वेक्टर नहीं सोचना है। आई ओरिजिनल बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट निकालना है, ठीक है, माइनस आई कट बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक डिस्क है, इस डिस्क में से आपने कोई एक छोटा डिस्क कट कर दिया। इस डिस्क में से मान लीजिए आपने कोई एक छोटा डिस्क कट कर दिया, तो ये आपने कट कर दिया। अब आपको बताना है कि ये जो बची हुई बॉडी है, ये जो बची हुई बॉडी है अपनी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। किस एक्सिस के अबाउट बताना है? तो इसमें दो हम कर सकते हैं। इसका इस एक्सिस के अबाउट, पहला है, पहला केस लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट, अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये y है, और इसको हम z लेके चल रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसके अबाउट आपको इसका क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बता सकते हो क्या होगा। इसमें ये है रेसिडुअल, इसी को क्या कहेंगे आप, दैट इज योर रेसिडुअल बॉडी। अब यहां पे जो गलती होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनिए। गलती ये होती है बच्चों कि आपको ये देखना है कि मास किसका दिया हुआ है। क्या मास ओरिजिनल बॉडी का दिया है कि कट बॉडी का दिया है? ठीक है, अगर मास ओरिजिनल बॉडी का दिया है तो आपको सिग्मा जो निकालना पड़ेगा, गिवन मास से आपको सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा सबका सेम होगा, तो इसमें आप करोगे क्या, इसमें करोगे तो यही कि जो अपनी ओरिजिनल बॉडी है,
जो अपनी ओरिजिनल बॉडी है, तो इस ओरिजिनल बॉडी का निकालोगे गिवन एक्सिस के अबाउट, और फिर जो कट बॉडी है वो भी उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तो कट बॉडी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा होगा, तो जो कट बॉडी है उसका कंट्रीब्यूशन इसके अबाउट माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो ओरिजिनल बॉडी का इसके अबाउट, तो ये अपना z एक्सिस है, ये आपको पता है। इसका मास अगर m1 है और इसका मास m2 है, तो यही आपको देखना है कि m1 और m2 में क्या गिवन है, क्या आपको क्या कंप्लीट m गिवन है इसमें, या ये m किसका गिवन है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने का है, ये जो m गिवन होगा क्वेश्चन में उसको बहुत ध्यान से देखना है। तो ये m जो है मैं रेसिडुअल बॉडी का ले रहा हूं, ये ओरिजिनल का भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मैंने रेसिडुअल का ले लिया, अगर मैंने रेसिडुअल का ले लिया तो आपको जो सिग्मा निकालना होगा वो इससे निकालेंगे, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया से। अगर ओरिजिनल का होगा तो सिग्मा आप क्या करेंगे, इससे निकालेंगे, तब इसमें केवल पाई आर स्क्वायर होगा। अगर मैंने रेसिडुअल का m है, ये गिवन है, तो मुझे इसमें पाई, ये r/2 है, ये रेडियस, ये अपना r/2 है, और ये पूरा r है, ये पूरा r है, ठीक है, क्लियर है। तो आप सिग्मा निकाल लो पहले। सिग्मा क्या होगा बच्चों, सिग्मा हो जाएगा m रेसिडुअल का दिया है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां से हम सिग्मा निकाल लेंगे 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। अगर मास ओरिजिनल का दिया होता तो सिग्मा क्या लिखते आप, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एक बार सिग्मा आ जाएगा तो बाकी किसी भी बॉडी का मास आप निकाल लोगे उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके। तो इस बात को बहुत ध्यान रहना चाहिए इसको, कि आपको क्वेश्चन में किसका m गिवन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो अब m1 हमें नहीं गिवन है इस z एक्सिस के अबाउट, तो ये स्टैंडर्ड एक्सिस है ये। तो m1 पहले लिख लें, क्या होगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो m1 क्या आएगा बच्चों, यहां से 4m पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4m/3, m1 आ जाएगा 4m/3। इसी तरीके से m2 भी लिख सकते हो, वो होगा सिग्मा इंटू ये होगा r/2, और ये z एक्सिस, इसकी एक्सिस कहां से पास हो रही है, देखो इसकी एक्सिस कहां से पास हो रही है, इसकी एक्सिस पास हो रही है, ये अपना c है, ये c1 है, तो ये तो c हो गया, ये c1 हो गया, और यहां से इसके अबाउट आपको निकालना है, इसके अबाउट, इस c के अबाउट आपको निकालना है, इस c के अबाउट आपको निकालना है। तो m2 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो सिग्मा क्या था, 4m अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो यहां से आएगा बच्चों 4m/3, 4 नहीं m/3, यहां से आ जाएगा m/3। तो आपने मासेस निकाल लिए, आपने गिवन जो मास गिवन था रेसिडुअल बॉडी का, उसके टर्म्स में ओरिजिनल बॉडी का और कट बॉडी का मास निकाल लिया। और ये अपना है कट बॉडी, और किसके अबाउट अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अबाउट द गिवन एक्सिस, ये इस एक्सिस के अबाउट। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमें इसके अबाउट मिल जाएगा, है ना। तो इसका पहले इसका I1 निकाल लें, इसके अबाउट I1 क्या हो जाएगा, अबाउट दिस एक्सिस, स्टैंडर्ड है m1 r स्क्वायर बाई 2, दैट इज 2m/3, 2/3 mr स्क्वायर, देख लो 2/3 mr स्क्वायर। I2 क्या हो जाएगा इसके अबाउट, कमेंट करके बताइए इसके लिए क्या करेंगे आप। कमेंट करके बताइए। अरे अप्रोक्स COM और MOI का अप्रोच सेम है भाई, वो कैसे सेम हो सकते हैं, सेंटर ऑफ मास और वो तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं।
तो वो कैसे सेम हो गए? अप्रोच आप बोल सकते हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आई ऑफ कट बॉडी, इसको हम I2 बोल दे रहे हैं। तो I2 मतलब कट बॉडी, जिसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या होगा? पहले आपको इसके अबाउट निकालना होगा, वो कितना होगा? m/3 r/2 इंटू 1/2 mr²/2, ठीक है, प्लस m/3, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2 ही होगी, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, mr² बाई 12 प्लस mr² बाई 12, तो ये आएगा mr²/6। चेक करिएगा, mr²/6 चेक करिएगा, आई कट यही आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है? देखो फॉर्मूला क्या होता था इसका, इसका फॉर्मूला होगा mr²/2, डिस्क है ना भाई, तो डिस्क का IC1, ये बेसिकली क्या है? IC1 है, IC1 होगा mr²/2, यही तो है, तो यही किया है, IC1 प्लस mr², समझ गए? 12 नहीं 24 होगा, अच्छा यहां 24 होगा, ओके। तो यहां पे अपने पास कितना हो जाएगा? 24, तो mr²/8, mr²/8, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, 24 होगा, ये 4 इंटू 3 इंटू 2, तो mr²/8, तो mr²/8 आ गया और ये आ गया, बस इसको आप माइनस कर लो, इसको आप माइनस कर लो, तो आई आपको मिल जाएगा, आई रेसिडुअल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? आई रेसिडुअल वो हो जाएगा I1 माइनस I2, दैट इज 2/3 mr² माइनस mr²/8। चेक करिएगा, यही है, क्लियर है? तो 2/3 mr², तो अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, 24 3 8 जा तो 16 mr² माइनस 3 mr², तो ये हो जाएगा 13 mr²। आंसर कंफर्म करिए भाई, आप लोगों का क्या रहे? 13 mr²/24, 13 mr²/24, आंसर कंफर्म करिएगा सब लोग। लीजिए भाई, प्रीवियस स्लाइड लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेसिडुअल का भी, कोई भी हो सकता है, आप अप्रोच कर सकते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट एक देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से, कि एक हमारे पास हॉलो स्फेयर है, एक हमारे पास हॉलो स्फेयर है, ठीक है,
इसमें आपने इस हॉलो स्फेयर को, मतलब प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल है, और इसको आपने यहां से क्या किया, किसी मशीन से इसको यहां से पंचर कर दिया। पंचर करने का मतलब समझते हो, आपने वो पेपर पंचिंग मशीन देखी है कि एक पेपर लेते हो और पेपर पंचिंग मशीन से दाब देते हो तो उतने का वो गोल, उतना पेपर कट कर लेता है सर्कल वाला, और वहां एक होल आ जाता है। ठीक उसी तरीके से ये अपने पास हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर। ठीक है बच्चों, हॉलो स्फेयर है, मास m है, रेडियस r है। अब आपने क्या किया, यहां से इसको, यहां से कुछ एक सिलेंडर कट कर लिया, हॉलो स्फेयर से सिलेंडर कट कर लिया। ठीक है, तो हॉलो स्फेयर से सिलेंडर कैसे कट होगा ये बताओ। हॉलो स्फेयर से सिलेंडर, पहले तो इसको छोटा करते हैं यार। ठीक है, तो हॉलो स्फेयर से आपने क्या किया, एक सिलेंडर कट कर लिया। जब आप एक सिलेंडर कट करोगे तो आपको कितना पोर्शन दिखेगा, कितना पोर्शन आपको दिखेगा बताइए। आपको ये पोर्शन गायब हो जाएगा, इतना पोर्शन ही तो दिखेगा केवल। आप एक ऐसे सिलेंडर कट कर रहे हो, मान लो इसमें एक ऐसा सिलेंडर कट कर रहे हो, सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, केवल ये ऊपर का कैप, ये ऊपर का कैप गायब हो जाएगा। वो गायब कैसे करें, तो यहां से ये ऊपर का कैप अपना गायब हो जाएगा, ये मानते हो। जब आप इसको सिलेंडर कट करोगे तो ऐसे गायब हो जाएगा, जब आप इसको ऐसे कट करोगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से आपने वर्टिकल एक सिलेंडर कट कर दिया। सिलेंडर का डायमेंशन ये दिया हुआ है कि ये जो एंगल बनाता है इसके अपने सेंटर पे, ये बनाता है थीटा। ये अपने पास कोई थीटा एंगल बनाता है, और ये जो दिया हुआ है ये रेडियस इसका r है, और ये अपना r/2 है। ये अपना जो रेडियस, जिस रेडियस का आपने सिलेंडर कट किया है वो कितना है, r/2। r/2 का आपने एक रेडियस कट किया है, समझ गए। तो आपने क्या किया, इसमें से फ्रॉम ए सॉलिड हॉलो स्फेयर, सॉलिड क्या मतलब, फ्रॉम ए हॉलो स्फेयर a vertical cylinder of radius r/2 is cut। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है, फाइंड mi of the remaining body about any axis, about a vertical axis ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, इसको एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसको क्या करना है, कट करना है। तो आप देखो जरा ध्यान से कि वर्टिकल एक्सिस तो अपनी यही है, इसी के अबाउट आपने क्या किया, इसको कट किया है। इसी के अबाउट जो बाकी बचा हुआ है उसका रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऐसे सोचो। ठीक है, तो ये हॉलो स्फेयर है, तो शायद सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें से क्या कट हुआ होगा, कितना मास गायब हुआ होगा बच्चों। इसमें से आप ये बोल सकते हो कि जो मास, ये स्फेरिकल कैप, इतना जो ये स्फेरिकल कैप है यहां पर,
और यहां पे जो ये स्फेरिकल कैप है यही तो गायब हुआ होगा, बाकी तो सब ये हॉलो है। तो ये स्फेरिकल कैप गायब हुआ होगा। ये जो स्फेरिकल कैप है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्फेरिकल कैप ये समझ पाओगे तो ठीक है। स्फेरिकल कैप गायब, क्योंकि यहां कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, आपको अप्रोच काम आएगा। डेरिवेशन क्यों बताता हूं, आज उन बच्चों को रियलाइज होगा जेई एडवांस में डेरिवेशन की जरूर अहमियत क्या है। अब ये बताओ कि ये ओरिजिनल बॉडी एक स्फेयर है, तो आई ओरिजिनल तो तुम्हें पता है, आई ओरिजिनल तुम्हें पता है वो 2/3 mr² है। एक आर्क होगा, बहुत बढ़िया, एक आर्क होगा वही। तो इस आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट, और ऐसे ही एक नीचे आर्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस गिवन एक्सिस के अबाउट। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालकर 2/3 mr² से माइनस करने का है। तब हमारे पास जो ये बचा हुआ बॉडी है, ये अपना जो रिमेनिंग बॉडी है, तो रिमेनिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। अप्रोच सबको क्लियर है। अब ये जो स्फेरिकल कैप एक आर्क है, वो भी 3 डायमेंशनल, इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें इस एक्सिस के अबाउट। इसके लिए मैंने आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फेयर कराया था, है ना, तो डेरिवेशन कराया था, उसी से निकलेगा। क्या बनेगा ये, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं तो आपको क्लियर होगा। स्फेरिकल कैप यही तो बनेगा अपना स्फेरिकल कैप। देखो कुछ ऐसा ही तो है स्फेरिकल कैप। ये कुछ ऐसा ही स्फेरिकल कैप है भाई, बोलो। और इसके अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये स्फेरिकल कैप हॉलो स्फेयर है ये, तो स्फेरिकल कैप कुछ ऐसा है, देखो अम्ब्रेला जैसा, ये कर्व पार्ट। बोलो भाई, ये जो पोर्शन है 3 डायमेंशनल स्फेरिकल कैप, ये ऐसा ही तो है, ठीक है। आर्क नहीं बोलेंगे, आर्क जिन्होंने आर्क सोच लिया गलत हो जाएगा। ये स्फेयर है, आर्क कैसे होगा, आर्क तो एक 2 डायमेंशनल बॉडी होता है। आप स्फेयर के बॉल, जो प्लास्टिक की बॉल है, उसके टिप पे जाओ। आपने ग्लोब तो देखा है ना, तो ग्लोब जो देखा है, उस ग्लोब में यहां पर ये अपना नॉर्थ पोल, ये इसको आप यहां से उड़ा दे रहे हो, है कि नहीं, इसको आप यहां से उड़ा दे रहे हो, तो ये चीज है। तो इसको आपको निकालना है, कैसे निकलेगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और क्या होगा। और इंटीग्रेट करना जैसे आपने पूरे स्फेयर के लिए किया था, आप केवल इस स्फेरिकल कैप के लिए लेंगे। एलिमेंट सबको पता है, एलिमेंट क्या होगा, आप ऐसे एलिमेंट कट करोगे, ये अपना एलिमेंट आर्क एक रिंग कट होगा, है ना, और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाई होगा। तो यहां फाई पे जाएंगे और ये डी फाई लेंगे, और ये पूरा आपको थीटा गिवन है भाई, ये थीटा तो निकाल ही सकते हैं ना, ये डायमेंशन, ये थीटा तो निकाल लेंगे, ये r/2 गिवन है। तो थीटा हमारे पास कितना आएगा, साइन थीटा से निकाल लोगे 1/2, थीटा 30 डिग्री, π/6, थीटा आपको पता है। तो आपको इसको 0 से वहां पे जब आपने हॉलो स्फेयर को इंटीग्रेट किया था, तो उसको आपने इंटीग्रेट किया था 0 से 0 से पाई किया था। अब इसको आप केवल 0 से π/6 कर दोगे, तो यहां से इस रिंग का, ये रिंग होगा जिसका मास होगा dm, रिंग का दूसरा पोर्शन कहीं पीछे होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मोमेंट अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा r/d थीटा, r/d फाई लिया है, तो r/d फाई। तो अब ये लिख सकते हो dm मास ऑफ रिंग कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये अगर r है ना, ये अगर r है तो इसका रेडियस, ये r कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आर साइन फाई, ये सब कर रखा है आपने। तो देखिए डेरिवेशन की जरूरत है ना, ठीक है। तो 2 पाई आर साइन फाई इंटू आर डी फाई, आर डी फाई, तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई, ये हो जाएगा बच्चों डीएम। अब इसका जो डीआई होगा, डीआई एम आई ऑफ डीएम कितना होगा, डीआई डीएम इंटू आर साइन फाई का होल स्क्वायर, यही तो होगा। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट, ये रिंग बनेगा और रिंग का ये सेंटर है, एक्सिस कौन सा होगा, ये एक्सिस जो रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप यहां से बता सकते हैं डी आई, डीएम क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहां से बच्चों आपको डी आई मिलेगा और ये काम अब आपका है, ये एक बार कर चुका हूं मैं। साइन क्यूब बनेगा, साइन क्यूब फाई डी फाई, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे 0 से आई, ठीक है। इसको 0 से आई, ये अपना कट बॉडी का हो जाएगा, आई कट कर दे रहा हूं, तो 0 से आई कट और ये होगा 0 से पाई बाई 6, 0 से पाई बाई 6। तो यहां से आप आई कट निकाल लोगे, लेकिन ये ध्यान रहे आई कट ऊपर का निकला है, ऐसे ही नीचे का भी होगा, ठीक है, ऐसे ही नीचे का भी होगा, ठीक है। सिग्मा, क्या सिग्मा, अच्छा सिग्मा भूल गया, हाँ सही कह रहे हो, सिग्मा भूल गया मैं। ये तो अभी मास लिखा है ना, मास पूरा नहीं, ये तो एरिया है। सिग्मा लिखना पड़ेगा, यहां सिग्मा होगा, सिग्मा लिख लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिग्मा भी होगा, सिग्मा भी होगा। भाई रोटेशनल मोशन का जो जरूरत है वो पूरा ही जरूरत है, वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास कोलिजन सब कुछ जरूरत पड़ेगा भाई रोटेशनल मोशन के लिए। लास्ट टॉपिक है मैकेनिक्स का, तो सब कुछ जरूरत पड़ेगा। आर की पावर 4 हो जाएगा, ओके। आर की पावर 4 हो जाएगा, और बता दीजिए, ठीक है। और तो कुछ छूटा नहीं है, देख लीजिए, सिग्मा छूट गया था, सिग्मा इंटू डीएम, यहां डीएम, डीएम ये लिख दिया, डीआई के लिए डीएम इंटू दिस मच, तो अपने पास ये आ जाएगा। सिग्मा कैसे लिखेंगे, सिग्मा बड़ी बात नहीं है आपके लिए बच्चों, सिग्मा लिखना बड़ी बात नहीं है आपके लिए, सिग्मा आप लिख सकते हैं। सिग्मा आपको अगर नहीं दिया है, टोटल मास दिया है, तो सिग्मा आप लिख सकते हो, इसका टोटल मास एम और आर है, तो एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज योर सिग्मा, एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर की पावर 4, और ये इंटीग्रेशन आपको साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूला से बताया जा चुका है, एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर की पावर 4, 0 से पाई बाई 6, साइन 3 थीटा को लिख सकते हो आप इस वाले फॉर्मूले से जो बता चुका हूं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, बाकी स्टेप्स वैसे ही है। तो इसको आप सीधे सीधे साइन 3 थीटा को लिख लो, साइन 3 थीटा, और अब ये कर लो, साइन 3 थीटा है ना, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई में 4 इंटू थीटा, क्या यहां फाई ले लेना, यहां फाई ले लेना, फाई लिया है मैंने, फाई ले लीजिए, फाई लेके चल रहे हैं,
तो 3 sin फाइव माइनस साइन 3 फाइव अपॉन में 4 d5। ठीक है, तो इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना होगा और फाइनली मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए जो भी रिजल्ट आएगा, आई ओरिजिनल वो तो हमें पता है 2/3 mr²। तो आई रेसिडुअल जो हो जाएगा, मैं क्या लिखोगे आप ये कर लीजिएगा, वो आ जाएगा आई ओरिजिनल माइनस आई कट। ठीक है, तो ये आपके पास जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आप निकालिएगा। मान लीजिए ये कुछ आई कट जो भी आ रहा है, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 2/3 mr² माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई कट होगा। मान लीजिए इसका आंसर कुछ आया, x आया, तो आपको यहां पर 2x लिखना होगा, क्योंकि ऐसा नीचे भी होगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, 3D है भाई, बिल्कुल प्रांजल बाबू 3D है, पूरा जो है मैकेनिक्स खत्म हो गया, आपको यही लिखना नहीं आया। 3D है बट हॉलो है, तो हॉलो है तो सिग्मा यूज होगा, रो यूज नहीं होगा। आप इसी में फंसे पड़े हो अभी तक। ठीक है, हॉलो स्फेयर है, तो हॉलो स्फेयर है, पूरा मास सरफेस एरिया पे, तो इट इज सरफेस एरिया नॉट वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, बताओ आप लोग जिसको ये सब लिखना नहीं आ रहा है उसके लिए सब क्वेश्चन क्यों करना है? वो सब के लिए सब क्वेश्चन नाइटमेयर है, उनको सब छोड़ देना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप यहां से सॉल्व करके और यहां पे 2x कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज टॉर्क। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद है हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको थोड़ा बहुत टॉर्क से फेमिलियर कराया था। टॉर्क क्या है? इट इज मोमेंट ऑफ सर्टेन थिंग। किस कौन सा थिंग? फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बहुत छोटे वर्ड में मोमेंट क्या है अभी बता रहा हूं। मोमेंट ऑफ फोर्स, आप इसको ये बोल सकते हो, ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि कभी भी फिजिक्स में अभी अभी आप लीनियर मोमेंटम का भी मोमेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसको आप एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में जो कुछ लीनियर क्वांटिटी है उसको अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें बच्चों मिलेगा उसका मोमेंट। जैसे फोर्स है, फोर्स का मैं आर परपेंडिकुलर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें वो क्या मिलेगा? फोर्स का मोमेंट, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं वो देखिए। डिफाइन करते हैं हम, जनरल फॉर्मूला है टॉर्क का, सिंबल टाउ से डिनोट करते हैं। ये होता है आर क्रॉस एफ। तो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। इसको दो स्टेज में करेंगे, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। पहले हम क्या बात कर रहे हैं? टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। किसी फोर्स का टॉर्क निकालना है किसी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, सब लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि टॉर्क तो चाहे एक ही होता है, हमेशा नहीं। एक्सिस के अबाउट टॉर्क डिफरेंट होता है और पॉइंट के अबाउट टॉर्क डिफरेंट होता है। इस पे हम आएंगे, पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, मान लो यहां पर कोई फोर्स लग रहा है, जहां पे फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये बात मैंने शायद वेक्टर में भी बताई थी। जहां पे फोर्स लग रहा है, मान लो यहां लग रहा है, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे दरवाजे को आप पुल कर रहे हो तो हैंडल पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो वो जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, वो हैंडल पे जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो बच्चों यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो और इसका आपको क्या चाहिए? मोमेंट चाहिए या टॉर्क चाहिए। किसके अबाउट? किसी इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, किसी इस पॉइंट के अबाउट आपको इसका टॉर्क चाहिए। तो मान लो आपको इसका टॉर्क चाहिए इस सी पॉइंट के अबाउट। ठीक है, और आप यहां पे पी पॉइंट पे इस पे टॉर्क लगा रहे हो।
ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, आर क्या है मैं आपको ये डिफाइन करने चाह रहा हूं, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। तो आप पहले क्या करोगे, जिस पॉइंट पे आपको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से जहां पर फोर्स लग रहा है वहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे। मैंने क्या बोला है इसको फिर से सुनिए। मैंने कहा कि मुझे इस फोर्स का जो यहां पे लग रहा है इसका टॉर्क चाहिए सी पॉइंट के अबाउट, तो मुझे सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो मैं सी से जहां पर ये फोर्स लग रहा होगा वहां पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा और ये कहलाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर आर। ये कहलाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है बच्चों, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर आर। और ये जो पोजीशन वेक्टर आर होगा इसका मैं एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा, इसका मैं आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा, तो टॉर्क अपने पास आएगा। और इसको आप पढ़ोगे क्या, इसको आप पढ़ोगे टॉर्क ऑफ एफ किसके अबाउट, अबाउट सी इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर सीपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मैंने इस फिगर के अबाउट लिखा है, जनरल आप आर क्रॉस एफ लिख सकते हो। ठीक है, आर सीपी वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब इसमें यह समझते हैं कि व्हाट इज आर सीपी वेक्टर। ठीक है, तो आर सीपी वेक्टर आपने दिमाग में बैठाइए, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ना, कहां से कहां ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क we have to calculate the torque to the point of application of force F, to the point of application of force F। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से फिर से देख लीजिए। बहुत बच्चों को वेक्टर में ही पता होगा, वेक्टर में भी बताया था ये बात। तो पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है। तो पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क, इस फोर्स का जहां पे मुझे टॉर्क निकालना है वहां से ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पे ये फोर्स लग रहा होगा ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफ। तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है, मैंने दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट करके टॉर्क मिलेगा। और क्या क्या होगा, एक तो फोर्स वेक्टर होगा और दूसरा अपना वो पोजीशन वेक्टर जहां पे मुझे उस फोर्स का टॉर्क निकालना है वहां से जहां पे वो लग रहा होगा उसको ज्वाइन करने पे। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता है। अगर हम इसको, ठीक है, तो अभी मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, तो आर सीपी को आर लिखा है तो आर ही रहने देता हूं, आर मैंने डिफाइन कर दिया है यहां पे। ठीक है, अगर आप इसका मॉड देखें, इसका मॉड देखें मैग्नीट्यूड, तो यहां से आपको जो है डायरेक्ट, अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करिए। टॉर्क का फिजिकल मीनिंग, भाई टॉर्क का फिजिकल मीनिंग, आप दरवाजा खोलते हो तो टॉर्क लगाते हो, आप दरवाजा खोलते हो, कोई चीज रोटेट करना हो किसी हिंज के अबाउट, कोई बॉडी हिंज्ड है, क्लैम्प्ड है, और जैसे ये रॉड है, ये रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, आप इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे गिरेगा, इसके अबाउट घूम रहा है, तो इसको घुमा कौन रहा है, टॉर्क। फोर्स से बॉडी ट्रांसलेट होती है, टॉर्क से बॉडी रोटेट होगी, जिस पॉइंट के अबाउट अगर वो हिंज होगा तो उस हिंज के अबाउट रोटेट होगी। अगर बॉडी फ्री है और टॉर्क लग रहा है तो इट ऑलवेज ट्राई टू रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। जैसे ये स्टिक है, इसको मैं ऐसे घुमा के फेंक दूं, है ना, ऐसे फेंक दूं तो क्या होगा, ये जो स्टाइलस है ये ऐसे
ऐसे घूमेगा भाई, ऐसे घूमेगा, किसके अबाउट घूमता हुआ आपको दिखेगा? ये रोटेट भी हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है इस तरीके से। तो ये किसके अबाउट घूमेगा? ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। जैसे सारे व्हील हैं, आपकी गाड़ी का पहिया है, आप टॉर्क लगाते हो, आप अपने गाड़ी में, अपने किसी भी गाड़ी का स्पेसिफिकेशन होता है तो उसमें एक उसकी प्रॉपर्टी होती है, कितना टॉर्क, आपका बाइक कितना टॉर्क देती है, आपकी जो है फोर व्हीलर है वो कितना टॉर्क देती है। तो गाड़ी के स्पेसिफिकेशन में भी जैसे इंजन का पावर होता है, वैसे ही गाड़ी के स्पेसिफिकेशन में टॉर्क बड़ा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होता है कि कितना टॉर्क दे रही है गाड़ी। तो टॉर्क आप नहीं समझते हैं, फिजिकल मीनिंग पूछ रहे हैं, तो अब मैंने आपको बता दिया है, बहुत सारी फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। तो ये है अपना टॉर्क। तो यहां से अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, थोड़ा इसके मॉड पे बात कर लें। तो टाउ एफ अबाउट सी, अगर मॉड की बात करें तो क्या होगा? मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं। तो इनके दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो देखिए आपको इसका मॉड क्या मिलेगा? फिर मॉड मिलेगा आर एफ साइन थीटा, यही तो मिलेगा बच्चों, आर एफ साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये तो सबको पता है, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। अब आप अगर इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं, इसका एक दूसरा फॉर्म देना चाह रहा हूं। आप क्या करो, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको एक्सटेंड कर दो, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है इसको एक्सटेंड कर दो, इधर पीछे ले आया, डॉटेड करके एक्सटेंड किया, मतलब ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, तो वो पूरा वो जो लाइन है उसको ज्वाइन करने वाला, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। अब यहां से मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं यहां से एक आर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा वेक्टर तो सॉल्व करोगे नहीं, तो यहां पर होगा ये आर परपेंडिकुलर, ये थीटा है, ये थीटा। आप देखो जरा, एक ट्रायंगल दिखता है पी सी क्यू, तो इन ट्रायंगल पी सी क्यू साइन थीटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी सी अपॉन सी क्यू। तो बच्चों यहां से आपको क्या मिलेगा? पी सी, उल्टा लिख दिया है, सी क्यू अपॉन पी सी, सी क्यू अपॉन पी सी। तो सी क्यू आएगा पी सी साइन थीटा, और सी क्यू हमारे पास है आर परपेंडिकुलर, और पी सी क्या है? ये इनका मॉड, जो मॉड आर है, और ये है अपना साइन थीटा। तो क्या मैं ये इस आर साइन थीटा को, देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर साइन थीटा इंटू एफ, और इस आर साइन थीटा को मैं आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। तो आपको एक और फॉर्मूला मिलता है, उससे केवल मैग्नीट्यूड मिलेगा इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसी को मेजर यूज करोगे, ठीक है। अब इसमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि सर ये आर परपेंडिकुलर क्या था? आर परपेंडिकुलर क्या था? ये, इसको आप कहोगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, ये पॉइंट है, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। तो ये जो एफ का लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब सिंपल मीनिंग है कि जिधर आपका फोर्स लग रहा है, उस लाइन ऑफ एक्शन पे जहां से आपको टॉर्क निकालना था, वहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो आर परपेंडिकुलर के बारे में भी दिमाग में होना चाहिए, क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस perpendicular distance from the point
where we have to calculate the torque to the line of action of F, to the line of एक्शन ऑफ एफ, ये ध्यान रहे, ठीक है, इस फॉर्मूले के लिए। तो ये सारी बातें टॉर्क के लिए है, मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है, पूरा इस टॉपिक का यही सार है, ठीक है, बार बार हम यही यूज करेंगे। मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया आर क्रॉस एफ, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट है, इन दोनों, इसका वेक्टर पता है, इसका पता है, इसको निकालोगे डिटर्मिनेंट से तो आपको सीधे टॉर्क वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मॉड, तो मुझे मिला आर एफ साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या है बच्चों, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये तो क्लियर है सभी को, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, दैट इज योर थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब मैंने आर साइन थीटा को इस एफ को के लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जिसको मैंने आर परपेंडिकुलर बोला, तो आर साइन थीटा को मैं आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। तो मुझे फॉर्मूला मिला एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कहां से, जहां से मुझे टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। लेकिन यहां से आपको केवल क्या मिलेगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आगे मैं अभी बताता हूं कैसे करेंगे। ये क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, इसको ध्यान से देख लीजिए, बार बार हम लोग यही यूज करने जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन लें कि हमारे पास कोई यहां पे पॉइंट है ओ, और आपने कोई यहां पे फोर्स अप्लाई कर रखा है ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट है पी, यहां पे आपने फोर्स एफ अप्लाई कर रखा है, आपने फोर्स एफ अप्लाई कर रखा है, तो आपको इसका टॉर्क बताना है ओ पॉइंट पे। तो अभी अभी क्या बताया था बच्चों, आपको यहां पे एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करनी है, तो आप यहां पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है, आप एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो। अब आपको देखिए मैं बहुत सारे अप्रोच बता रहा हूं, दूसरा अप्रोच बता रहा हूं कि आप फोर्स के कंपोनेंट से भी देख सकते हैं। अब आप एक चीज बताओ कि इस फोर्स का, अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन से इसको ज्वाइन कर रहे हो तो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। अब फोर्स का अगर कंपोनेंट देखो तो एक फोर्स आपको क्या मिल रहा है, एक फोर्स आपको इसका ऐसा मिल रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और एक फोर्स मिल रहा है इसके परपेंडिकुलर, दिख रहा है। इसको चलिए मान लीजिए मैं इसको एक्स और वाई मान लूं, ऐसे मान लेता हूं, तो मैं इस एफ के इस कंपोनेंट को एफ एक्स बोलूंगा और इसके इस कंपोनेंट को एफ वाई बोलूंगा। और ये बच्चों मान लीजिए ये डी है, ये डिस्टेंस यहां से पी पॉइंट से डी है जहां पे हमें निकालना है। तो क्या आप यहां आसानी से बता सकते हो कमेंट करके कि किसके वजह से टॉर्क होगा, क्या ये इस पूरे एफ के वजह से यहां पे टॉर्क आएगा क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं, किसके वजह से जीरो होगा? ठीक है, एफ एक्स के वजह से जीरो होगा, बिल्कुल। क्यों बच्चों, एफ एक्स के हिसाब से जीरो क्यों होगा? यहां जो टाउ एफ होगा अबाउट ओ, दिस इज सेम एज, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू टाउ ऑफ एफ अबाउट इज सेम एज टाउ एफ वाई ओनली, ठीक है। और वो कितना होगा, फोर्स इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डी इस पे परपेंडिकुलर है, तो सीधे आप एफ वाई इंटू डी लिख सकते हो, सीधे आप इसको एफ वाई इंटू डी लिख सकते हो,
बिल्कुल, एफ एक्स की वजह से जीरो होगा। क्यों? इसका रीजन क्या है? टाउ एफ एक्स अबाउट ओ ये जीरो होगा। क्यों बच्चों जीरो होगा? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है। एफ इंटू आर परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो इस एफ एक्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो एफ एक्स है अपने पास, इस एफ एक्स का ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये इसी ओ से पास हो रहा है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, तो इसका आर परपेंडिकुलर एक तरीके से जीरो है। इस केस में आर परपेंडिकुलर एक तरीके से जीरो है, मानते हो? तो कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन मिले जहां पे जो आर परपेंडिकुलर ये फोर्स है उसी पॉइंट से पास हो रहा है जहां से इसका टॉर्क निकालना है। भाई आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं क्या करूं, आप देखिए कि आपको समझ में आ रहा है तो स्टार्ट करिए, नहीं तो घर बैठिए। रोज का यार ड्रामा है तुम्हारे बैच में, ऐसे फालतू लोग आ जाते हैं। एक ही बात से इरिटेट हो चुका हूं मैं। आप नए हो, आप क्या हो, आपको समझ में आता है आप पढ़िए, नहीं समझ में आता तो घर बैठ के बैकलॉग करिए। न्यू स्टूडेंट और कमेंट पे कमेंट किए जाते हैं, दिख रहा है कि टीचर उसको इग्नोर कर रहा है, उस कमेंट को रिप्लाई नहीं करना चाहता, फिर भी कमेंट पे कमेंट लोग करना चाह रहे हैं। आप घर बैठ के पढ़िए भैया, बैकलॉग करिए। और क्या हो सकता है? आप अभी क्यों ज्वाइन किए हो? आपको अभी ज्वाइन किया है आपने, तो अभी कहां समझ में आएगा ये सब? आप कहीं पहले से सब कुछ पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है तो पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो घर बैठिए। तो आपको देखना है ना यार, मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये एफ एक्स अपना जो है लाइन ऑफ एक्शन, इसका ये लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू ओ। सो आर परपेंडिकुलर जीरो हो गया, ठीक है, आर परपेंडिकुलर अपना जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां से ये आ गया। अब साइन की बात करते हैं कि यहां पे अगर कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, मान लो कोई एक रॉड ही है, एक रॉड है, मॉड की वजह से साइन जीरो हो गया, मॉड की वजह से साइन अच्छा आप एंगल को देख रहे, उससे भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं आप ऐसे बोल रहे हैं ना कि आर वेक्टर, यहां से मैं वेक्टर अगर खींचूं तो आर वेक्टर एंड एफ एक्स वेक्टर आर पैरेलल, तो वहां से साइन जीरो होगा तो जीरो हो गया, ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एफ वाई होगा, तो बच्चों हमारे पास टॉर्क होगा एफ वाई का। अब मैंने आपको कहा था कि इससे हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसका डायरेक्शन अब सुनो, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? जब इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होगे, वेक्टर फॉर्म को यूज नहीं कर रहे होगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यूज कर रहे होगे, तो डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। राइट हैंड थंब रूल यूज करो। राइट हैंड में फिंगर को, ध्यान से सुनिएगा, फिंगर को एफ वाई की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दो, जिस पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है उधर इसको घुमाओ। वो इधर है तो इसको आप इधर घुमा रहे हो, तो जब इधर घुमा रहे हो तो ये एफ वाई का जो टॉर्क होगा, जैसा आपका फिंगर घूम रहा है उसके अबाउट होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो थंब की डायरेक्शन होगी। तो जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस एफ वाई का जो टॉर्क होगा वो अपना कैसा होगा, उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यहां पे कि कोई भी बॉडी होगी, कोई भी अगर बॉडी होगी तो ऐसा फोर्स, अगर मान लो ये रॉड है, इस पे आपने रस्सी से बांध के ऐसे खींच रहे हो, इंक्लाइंड खींच रहे हो, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। कैसे, क्यों घूमेगा ऐसे ऐसे? क्योंकि ये एफ वाई इसको टॉर्क दे रहा है। अब ये जो टॉर्क है, इस टॉर्क की जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा थंब की डायरेक्शन। थंब की डायरेक्शन किधर आ रही? एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क का जो यूनिट वेक्टर होगा, पहले तो ये जान लो कि टॉर्क जो भी होगा वो आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये बात तो सबको क्रॉस रूल से पता है, याद होगा सबको क्रॉस रूल। इसमें ये जो डायरेक्शन है आर और एफ का, टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो मैं एक बात यहां पे लिख ही देता हूं, ऐसे सबको याद होगा कि टाउ वेक्टर इज, क्रॉस रूल यही कहता है, ए बी सी में ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर है, तो ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, याद है सभी को। तो टॉर्क वेक्टर इज
परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ये तो सबको पता है कि क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग कि टॉर्क वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो उसी तरीके से यहां पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। अब वो कौन सा होगा? तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? जेड एक्सिस। बस ये देख लेना है कि वो प्लस जेड होगा कि माइनस जेड। उसके लिए राइट हैंड से देख लो, एफ वाई है, ये ओ है, इसको आप ऐसे घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो थंब आपका आउटवर्ड जा रहा है। तो इसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी, अगर आप वेक्टर लिखोगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? के कैप, है ना। इसका अगर मैंने इसको एक्स वाई माना है तो मैं इसका डायरेक्शन क्या लिखूंगा? ये हो जाएगा प्लस के कैप, है ना, प्लस के कैप। डायरेक्शन जो होगा टॉर्क का, टाउ कैप जो होगा, टाउ का जो डायरेक्शन होगा, टाउ कैप, वो किधर आएगा? प्लस के कैप। ठीक है, तो आपको बस सिंपल यही करना है कि फिंगर को स्ट्रेच करो, जिस फोर्स का टॉर्क निकालना है, जिस कंपोनेंट का टॉर्क निकालना है, स्ट्रेच कर दिया। जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है उधर कर्ल कर दिया। तो हमें कर्ल करते वक्त थंब की डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लेन के तो परपेंडिकुलर होना ही है, आउटवर्ड होगा। अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लेन के परपेंडिकुलर होना ही है, इनवर्ड होगा। बस यही बात है। अगर यही चीज मैं ऐसे कर दूं, इसी चीज को अगर मैं ऐसे ले लूं, देखो कि यही सेम फोर्स एफ है। अब मैं इसका टॉर्क इधर निकालना चाह रहा हूं, ये एफ है और ये अपने पास है पॉइंट पी। ठीक है, मुझे इसका टॉर्क निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट, मुझे इसका टॉर्क निकालना है ओ पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो क्या करोगे बोलो? तो इसके अबाउट क्या करोगे? तो फिर से वही कंपोनेंट तो आपको दिख ही रहा है, कंपोनेंट में यही एफ एक्स है और एफ वाई है, तो अभी भी एफ वाई का ही टॉर्क होगा। बट अंतर क्या है? अंतर यह है कि जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। क्या होगा बताओ? एफ वाई ये है, एफ वाई का जो इस तरफ घुमाओगे तो कैसा घूम रहा है, देखो अब ये एफ वाई सेम ही ले लिया मैंने, सेम ले लिया मैंने। एक मिनट रुकिए, अब ये ठीक है। तो अब मैंने, अब ठीक है चलो, तो अब ये एफ एक्स का 0 होगा, एफ वाई का क्या होगा? तो ये एफ वाई है, फिंगर को स्ट्रेच कर दिया ओ की तरफ, तो ओ की तरफ कर रहे हो तो फिंगर कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब इसका जो टॉर्क जिसे घुमाएगा वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज घुमाने का क्या मतलब है? थंब इनवर्ड जा रहा है, थंब जो है टॉर्क की डायरेक्शन देगा, फिंगर से आपको उसका सेंस ऑफ रोटेशन पता चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, फिंगर को जब आप घुमा रहे हो तो इससे आपको सेंस ऑफ रोटेशन पता चलेगा। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ टॉर्क। तो यहां पे बच्चों ये एफ वाई है, इसको घुमा रहे हैं तो माइनस के कैप, तो ये आपको मिलेगा माइनस के कैप। तो टॉर्क जो आएगा इसका वैल्यू तो वही होगी, वैल्यू आपका टॉर्क आपका यहां पर वो वही होगा, टॉर्क ड्यू टू एफ वाई अबाउट ओ, और वो कितना होगा? एफ वाई इंटू डी। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, टॉर्क की जो डायरेक्शन। मतलब अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, एफ वाई इंटू डी इसका मैग्नीट्यूड और ये माइनस के कैप, ये माइनस के कैप। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन भी
निकाल सकते हैं अगर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो। ठीक है बच्चों, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोगों को जो आप वेक्टर में कर चुके हो, देखें कितने लोग करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है, आप इसको अप्लाई कर रहे हो, इस फोर्स कहीं पे लग रहा है, मान लीजिए ऐसा लग रहा है ये फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये फोर्स आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है P। ठीक है, ये है O। आपको इसका टॉर्क निकालना है, आपको इसका टॉर्क निकालना है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जहां पे ये लग रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 2, 3 पर ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक्स वाई जेड को है ये। ठीक है, आपको इसका टॉर्क बताना है अबाउट ओरिजिन एज वेल एज देयर इज ए पॉइंट ए हियर। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 1, 4, 3, 1, 4। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है फाइंड टाउ एफ अबाउट ओरिजिन। आपको बताना है टाउ एफ अबाउट ए, टाउ एफ अबाउट ए एंड टाउ एफ अबाउट ओरिजिन। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, मैं पानी पी लूं। फोर्टीन बता रहे हैं अबाउट ओरिजिन। ओके, मॉड बता रहे हैं आप, मतलब ना, आप मॉड बता रहे हैं इसका मतलब। बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए, बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो बच्चों ये चीज मैंने आपको कहा था कि पोजीशन वेक्टर बड़ा ध्यान से, पोजीशन वेक्टर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि फोर्स का ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब यहां पे वेक्टर का ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। अब यहां से आप ओरिजिन, ओरिजिन से आपको क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा यहां पे, और ये पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, आर ओ पी। आर ओ पी है ना, बताया था कि मुझे जिसका इस फोर्स का यहां टॉर्क निकालना है, तो यहां से जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है वहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे बच्चों इसके लिए, टाउ एफ अबाउट ओ जो होगा वो होगा आर क्रॉस एफ, ना कि एफ क्रॉस आर। तो आर ओ पी क्रॉस एफ ये कर देंगे। सबको क्रॉस रूल सबको आता है, आर ओ पी लिखना सबको आता है। आर ओ पी क्या हो जाएगा, ये 0,0,0 है, ओरिजिन है, तो ये पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा आई कैप
प्लस 2j प्लस 3k। तो यहां पे i कैप प्लस 2j प्लस 3k, ये दो वेक्टर का आपको क्रॉस लेना होगा। क्रॉस लेना सबको आता है। -j प्लस 2k। ठीक है, तो इसको डिटर्मिनेंट बना लीजिए। i कैप, j कैप, k कैप, याद है सबको, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आई आर का पहले कोफिशिएंट 1 2 3, फिर एफ का 3 -1 और 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आई कैप, आप, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप अपना करते रहिएगा। 4 माइनस, ये 4 और ये माइनस और माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस और -3। चलो एक स्टेप लिख देता हूं। फिर -j, इसका हो जाएगा 2 -9 और प्लस k, तो क्या हो जाएगा -1 -6, -1 -6। क्लियर है? तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 7i और ये प्लस 7j और ये फिर -7k। ये आ रहा है भाई 7i प्लस 7j। किसी का आंसर सही नहीं आया, बहुत दुख की बात है। तो अबाउट ओ, यही आंसर आएगा, देख लीजिए। बहुत सरप्राइज हूं मैं कि आपका आंसर क्यों नहीं आया, आप लोगों का किसी का सही, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही तो करना था, कुछ नया तो नहीं था। क्लियर है सभी को? कहां +7 होगा भाई दुर्गेश? कहां +7 होगा? के कैप की बात कर रहे हैं। के कैप में आप देखिए -1 -6, तो -1 -6, तो -7 आएगा। कहां +7 होगा? +7 कहां होगा? ठीक है, तो ये आपका वेक्टर होगा। मॉड निकालना चाहते हैं तो टाउ एफ ओ, वो अपने पास हो जाएगा √3, 7√3, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 7√3। और क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर, है ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर आप लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से जो सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड वाले पार्ट में बस आपको क्या करना था? सेकंड वाले पार्ट में आपको पोजीशन वेक्टर चेंज कर देना था। सेकेंड वाले पार्ट में आपको बस पोजीशन वेक्टर चेंज करना था। मैंने कहा था कि अगर हमें फोर्स F अबाउट ए निकालना है, फोर्स अगर हमें अबाउट ए निकालना है, तो हमारा जो ये होगा वो लिखा जाएगा RF अबाउट ए होगा। ये वो होगा R, पोजीशन वेक्टर देखो क्या आएगा, फिर ये वाला आएगा RAP, ये आएगा अपने पास RAP पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो RAP वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, RAP क्रॉस F वेक्टर। RAP क्या लिखोगे? RAP देखो इधर, RAP ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ठीक है, तो RAP में गलती मत कर देना। RAP जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 1 - 3i कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, एरो आपको फाइनल बताता है, याद है, +2 - 1 j कैप। तो हर पिछली चीज कभी भी यूज हो सकती है।
ये के कैप, तो आपके पास आएगा -2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये आएगा भाई, देख लीजिए आर ए पी ये आएगा, ठीक है, आर ए पी ये आएगा। अब हमें इसका क्रॉस निकाल लेना है, तो टाउ एफ अबाउट ए ये अगर करेंगे तो आप लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, और ये -2 1 और -1, और फोर्स वेक्टर है 3 -1 और ये 2। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, आई कैप 2 -1, ठीक है, फिर माइनस जे कैप -4 प्लस 3 और प्लस के कैप, ये हो जाएगा 2 -3। तो अपने पास क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस तो प्लस जे कैप और ये माइनस के कैप। इसमें भी किसी का आंसर सही नहीं हुआ, इसमें भी किसी का आंसर सही नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात लग रही है मुझे, क्यों? मैं तो गलत नहीं हूं, देख लो एक बार। 2 -1 ये तो ठीक है, माइनस जे कैप। आप डिटर्मिनेंट लेना भूल गए हो क्या? किसी का आंसर क्यों नहीं सही आ रहा है? 4 -3 और ये के कैप का -4, ये गड़बड़ है। के कैप नहीं, सही तो था, के कैप है ना, तो 2 -3 सही है। तो किसी बच्चे का आंसर दोनों में से कोई सही नहीं आया, बहुत तकलीफदायक बात है। तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है तुम लोग में। डिटर्मिनेंट अभी जाके एक बार रिवाइज कर लेना डिटर्मिनेंट वाला, ठीक है, डिटर्मिनेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। डिटर्मिनेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है, कैसी भी बॉडी हो सकती है ना, तो हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है जनरल, और ये इसके अबाउट, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है मान लो कहीं पे ओ पे, हिंज है, फिक्स्ड है। यहां बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, ऐसा एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, एक 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहां से इसकी डिस्टेंस ये वाली आपको दी हुई है, ये डिस्टेंस यहां से है 1 मीटर। नेक्स्ट जो एक फोर्स लग रहा है वो यहां से लग रहा है, और एक फोर्स जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है 4 न्यूटन का। और ये इस पॉइंट, ये नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट पी पे लग रहा है, ये पॉइंट क्यू पे लग रहा है, ठीक है। और इसका थर्टी डिग्री एंगल पे ऐसे लग रहा है इस वाले लाइन से, ठीक है। और तीसरा एक फोर्स लग रहा है, तीसरा फोर्स एक लग रहा है ऐसे, पी क्यू, मान लो ये पॉइंट है आर, इस पे लग रहा है ये 5 न्यूटन का, और इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है।
इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है, ये डिस्टेंस भी आपको दी हुई है, ये 2 मीटर है। तो हमें नेट टॉर्क निकालना है इस पे, इस बॉडी पे। ये जो बॉडी आपको दिख रही है रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो हमें इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से लग रहे हैं? इसे आप F1 बोल सकते हो, इसको F2 बोल सकते हो, इसको F3 बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि यहां पे नेट फोर्स बताना है, फाइंड नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या हर बार आर वेक्टर और एफ वेक्टर लिखोगे? नहीं, बहुत टाइम टेकिंग होगा कि हर फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो और सभी को आर वेक्टर के फॉर्म में, बहुत टाइम टेकिंग होगा, है ना। तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें क्या यूज करेंगे बच्चों? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ टाउ ड्यू टू, और मुझे कहां पे निकालना है ये भी देना पड़ेगा, अबाउट ओ। अबाउट ओ, मुझे इसको किसके अबाउट निकालना है? अबाउट ओ के अबाउट। तो ये बताओ कि ये बच्चों लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये अपना लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन ऑफ एक्शन से ये तो आपको डायरेक्ट परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। क्या होगा? टाउ ऑफ एफ। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वेक्टर से नहीं जाना है, वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा आपको, बहुत ज्यादा वो लेंदी होगा। आप सीधे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करो। तो टाउ ऑफ F1 अबाउट ओ, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लिखिए। इसको आप XY मान लीजिए, हमेशा डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, ऐड करेंगे ना, वेक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत लोग आंसर दे रहे हैं 11, 2, 6, देख लेते हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इधर फिंगर को कर्ल किया, ये O है, इधर आप इसको घुमाओ। तो जब घुमाओगे तो कैसा घुमा रहे हो? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब माइनस के कैप। तो क्या लिखोगे? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? ये F1 है 2 इंटू 1, और क्लॉकवाइज है मतलब माइनस के कैप। क्लॉकवाइज है, ये XY प्लेन में है बॉडी, बॉडी अपनी XY प्लेन में। फंडामेंटल्स है, ये सब नहीं जानोगे तो आगे लौट जाओगे। तो ये अपने पास यहां पे फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर को स्ट्रेच किया, ठीक है, और O की तरफ हमने कर्ल कर दिया। O की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब इनवर्ट जा रहा है, मतलब क्या होगा? इनवर्ट डायरेक्शन, मतलब XY प्लेन में इनवर्ट मतलब माइनस के कैप। बहुत जगह पे के नहीं लिखा जाएगा, केवल प्लस माइनस भी लिखने से काम चल जाएगा, मैं पूरा लिख रहा हूं। अब इस टाउ F2 क्या होगा बच्चों? टाउ F2 0 होगा, आंख बंद करके बोल सकते हो। टाउ F2 अपना 0 होगा, क्यों? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है। इस 5 न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो O से ही पास हो रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अब आ जाओ F3 के लिए। F3 को करने के कई सारे रास्ते हैं। आप इसको पीछे ले जाओ और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, या इसका कंपोनेंट ले लो, दोनों रास्ते हैं। तो जैसे मैं F3 का कंपोनेंट ले रहा हूं तो इधर आएगा F3 cos 30 डिग्री, और इधर मिलेगा मुझे F3 sin 30 डिग्री। F3 cos 30 डिग्री और इधर मिलेगा मुझे F3 sin 30 डिग्री। तो यहां पे आएगा 4 cos 30 और यहां पे आएगा 4 sin 30। बोलो, इस F3 के 2 कंपोनेंट होंगे। अब इस F3 के जो 2 कंपोनेंट होंगे, इसका टॉर्क तो 0 होगा, टाउ इसका जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन O से पास हो रहा है, इस कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन O से पास हो रहा है। बचा तुम्हारा F sin 30 डिग्री जो कि 2 न्यूटन होगा। तो इस 2 न्यूटन का O के अबाउट टॉर्क 2 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन देखो, और O के अबाउट ये 2 न्यूटन है। इस O के अबाउट इसको घुमाओ, तो घुमाओगे तो कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज, मतलब माइनस के कैप। तो टाउ ड्यू टू F3 जो आएगा
अबाउट ओ, उसमें केवल इस कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होगा ओ के अबाउट, 2 न्यूटन का केवल कंट्रीब्यूशन होगा ओ के अबाउट, इसका 0 होगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास हो रहा है। तो 2 न्यूटन का ओ के अबाउट जब क्लॉकवाइज घुमाओगे तो माइनस के कैप, मतलब 2 इंटू 2 और ये माइनस के कैप, तो ये बच्चों आएगा -4 के कैप, ये आएगा अपने पास -4 के कैप। तो प्रिंस का आंसर सही है केवल -6 के कैप, दुर्गेश का भी आंसर सही है। तो अब आपके पास नेट टाउ जो आएगा, टाउ नेट अबाउट ओ, वो हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर। तो ये 2 और ये 4 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे -6 के कैप न्यूटन मीटर, -6 के कैप न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आज बहुत बेसिक बातें बताई हैं आपको। कभी भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो बहुत बेसिक से बहुत दूर तक जाता हूं, आपको पता है। तो ये फंडामेंटल्स हैं, इस फंडामेंटल्स से जो है आपको आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और बहुत बच्चों को जो क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, भूल चुके होंगे आप लोग, काफी दिन हो गए। तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल मिलते हैं फिर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लिया जाएगा ये आपको लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा वहां से लेते हैं जहां पे हमें टॉर्क निकालना है। तो जैसे ये 2n है, इसका यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे, ये p है, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर 0 है। तो जहां पे हमें टॉर्क निकालना होता है, ठीक है, जहां पे हमें टॉर्क निकालना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर लेते हैं। ध्यान नहीं देते हो भाई, ये अभी अभी लिखा है, इधर देखो जरा, ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ। सब तो लिख दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला थर्ड का, तो ये कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो एक एलॉन्ग होगा, एक इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और ये 2 मीटर ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है भाई, निकाला नहीं है, ये 2 मीटर अपना गिवन है। रेडियस ऑफ जायरेशन, हाँ ये देखो मिस हो गया था। अरे भैया रेडियस ऑफ जायरेशन आप इतना जान लो जैसे कि डिस्क है, ये है mr²/2, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना है। मैं इसका फिजिकल मीनिंग कल बता दूंगा, एक बार याद दिलाना, कुछ है नहीं, एक टर्मिनोलॉजी है बस। ये होगा mk² से इक्वल कर दो, तो mk² इक्वल टू mr²/2, तो k इक्वल टू आएगा r/√2। तो ये डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन है, ये डिस्क का रेडियस ऑफ जायरेशन है। किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आपको निकालना है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको mk² से इक्वेट करो, जो k कांस्टेंट है दैट इज योर रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कल याद दिलाना, कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कल एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी कैलकुलेट आप कर लेना, कभी भी रेडियस ऑफ जायरेशन पूछेगा तो जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज इक्वल टू mk², दैट इज इक्वल टू mk², ठीक है। होमवर्क कल दूंगा भाई, थोड़ा और पढ़ाने दीजिए अभी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।